गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखो बच्चों, लास्ट कक्षा में अपन पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर कंप्लीट किया था और उसके आंकिक प्रश्न शुरू करने थे और उदाहरण शुरू करने थे। देखो, आंकिक प्रश्न का बहुत ही ज़्यादा महत्व है फिजिक्स में। बच्चे डरते हैं, मैं मानता हूँ। 10वीं तक आसान होता है, 11th में टफ होता है, मैं मानता हूँ। न्यूमेरिकल्स टफ होते हैं, आपकी हैबिट में नहीं है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ उसको एक बार माइंड में सेट कर लो। एक क्वेश्चन का मेथड अगर दिमाग में सेट हो जाएगा तो उसके ऊपर आप 15-20 सवाल आराम से कर पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, दिमाग में एकदम स्टोर करना। जो फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तुरंत जैसे मैं करूँ याद कर लेना। पूरा मेथड रटना नहीं है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट स्टेप लगे सूत्र और इंपॉर्टेंट स्टेप, बाकी की गणना आपको करनी है। जगह जगह पे गणित का पूर्ण इस्तेमाल होगा। तो गणित जो अपन ने 11वीं कक्षा में गणित का एक पूरा चैप्टर पढ़ा था फिजिक्स में, ठीक है। मतलब गणित की जो जितनी भी संक्रियाएं हैं जो फिजिक्स में काम आती है वो सारी अपन ने अवकलन, समाकलन, सदिश, त्रिकोणमिति, ये सब अपन ने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ों का अपने को इस्तेमाल करना पड़ सकता है न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल के लिए एक और बात बोलूँ तो आप देखो, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में भले 10-15 नंबर के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बेस ये तैयार करेंगे, आपके दिमाग जो है उसका ढक्कन ये खोलेंगे, ध्यान रखना। तो अपने को न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। न्यूमेरिकल में आज उदाहरण से शुरू करते हैं, पहले उदाहरण से, 12वीं कक्षा के पहले चैप्टर विद्युत क्षेत्र के पहले उदाहरण से। क्या है उदाहरण, आप सबको दिख रहा होगा कि किसी धातु का गोला है। भाई क्या है, धातु का गोला है। देखो मैं जैसे कर रहा हूँ, पेपर में जब भी सवाल है ऐसे गोला गोला मार दिया करो आप। एक कूलम आवेश धनावेशित है, करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ये सवाल आपके 10th क्लास में भी था। लैंग्वेज थोड़ी अलग थी पर 10th क्लास में भी था। तो अपने को पता है धनात्मक है तो Q बराबर एन ही कर दूँ मैं, प्लस लिखा। वैसे तो Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है, लेकिन धनात्मक है इसलिए मैंने प्लस लिख लिया। क्लियर। अब मेरे को क्या करना है, कितने कितने मतलब संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब संख्या। तो मैं निश्चित रूप से कह दूं n बराबर कितने संख्या मतलब q बटा ई, और q का मान कितना है 1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो है कि नहीं है। अब क्या होगा, कूलम से कूलम कटेगा, 10 की घात 19 ऊपर जाएगा। 10 की घात 19 को मैं ऊपर भेज के ऐसे लिख सकता हूँ, बटा 1.6। क्लियर। अब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 10 में जब 16 का भाग देंगे, 1.6 का भाग देंगे तो यह आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। ये होगी संख्या, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। तो 6.25 इंटू 10 की घात 18 आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बच्चा देखो, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इतनी, ठीक है। तो ये n क्या है यहाँ लिख देते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, संख्या इतनी है। या इसके पीछे इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन। क्लियर, पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपके 10वीं कक्षा का सवाल है तो ये आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी से देखो, जल्दी देखो भाई। देखो अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है, किसी वस्तु को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है, कितना, इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 Ng। अब Ng क्या है, Ng क्या है, तो ये हो गया 9.1 नैनो, नैनो मानूंगा मैं इसको, नैनो, नैनो है ना, नैनो कार वाला नैनो, नैनो, नैनो होता है 10 की घात -9, 9 आता है, देखो वापस देखो, नैनो, 9 आ रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मारवाड़ी बोलते हैं नोनो, है ना, छोटा छोटा, वैसे उसी तरह से मान लो इसको कुछ, ठीक है। तो ये नैनो है, 10 की घात -9 ग्राम। ये क्या है, उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, मतलब डेल्टा एम। क्लियर, डेल्टा एम क्या है, इतना हो गया 9.1 नैनो, ठीक है। अब मैं अगर इसको किलोग्राम लिखूं, ध्यान से देखना, तो 9.1, क्योंकि किलोग्राम में मान अपने को जनरली याद होते हैं, तो -9 तो है ही। जब मैं इसको किलो लिखूंगा, किलो मतलब 1000, तो मैं 10 की घात -3 से गुणा भी करूंगा। देखो 10 की घात -3 और ये के खुद 10 की घात, के कितना होता है 10 की घात 3। तो अगर इसको 10 की घात 3 लिखूँ तो कट जाएगा वैसे भी।
तो अब ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9.1 इंटू 10 की घात, दोनों जुड़ जाएंगे, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, -9 और -3 जुड़ा तो माइनस का 12 kg हो गया, इतना आ गया। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बताओ। तो वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो मैंने आपको बताया था कि जब एक वस्तु, सुनना, वस्तु एक, वस्तु दो, वस्तु एक, वस्तु दो, जब वस्तु एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु को देती है तो इसका जो द्रव्यमान है वो घटता है, और जब ये लेता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है। तो द्रव्यमान में जो घटना बढ़ना होता है वो इलेक्ट्रॉन के गुणन में होता है। मैं कहूँ कि किसी का m द्रव्यमान बढ़ गया तो क्या कहूँगा, n इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मैं इसको कहूँगा n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी अगर घटेगा बढ़ेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था सबसे छोटा क्वांटा इलेक्ट्रॉन है, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो जाएगा, तीन जाएगा, 3.5, 4, तो ये तो 3.5 तो जा नहीं सकता, तो एक जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, या चार जाएगा। तो अपने को पता है, मैं ये कह सकता हूँ, सुनना, मैंने कहा भाई 1 किलो का कोई है, या मैं कह रहा हूँ हाँ 1 किलो का कोई है, तो इसके मल्टीपल में ही चलेगा। मैं कह रहा हूँ 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 1 किलो इंटू 6 किलो के इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। बात आ रही समझ में? एक इलेक्ट्रॉन का जितना भी द्रव्यमान होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कितना द्रव्यमान जाएगा, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जाएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जाएगा, और जब n इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे तो n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उधर जाएगा और उधर वृद्धि होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू n, तो टोटल मास में क्या हुई, वृद्धि, इसके मास में टोटल जो वृद्धि हुई वो इतनी हुई। क्लियर? एक तो ये अपने समीकरण काम की, अभी अपन देखेंगे। तो इससे अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और देखो आवेश का मान एवं प्रकृति भी ज्ञात करो। दूसरा सवाल क्या है कि आवेश का मान एवं प्रकृति भी ज्ञात करो, तो आवेश भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इधर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहले सवाल में अपन क्या करते हैं कि भाई ये निकाल लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन गए, वो यहाँ से पता चल रहा है। मैंने आपको कहा जितना भी द्रव्यमान होगा वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के गुणक होगा, और जितना भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणक होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि छोटे से छोटा क्वांटा जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश माना गया है। तो आप देखो डेल्टा m कितना है, ये यहाँ पे अपन कर दिया 9.1 इंटू 10 की घात -12 kg इंटू n, और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। याद है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? तो ये हो गया भाई, बस इधर उधर काटा काटा करा और अपना आंसर आ जाएगा। तो n कितना आ जाएगा बताओ भाई, n आ जाएगा n बराबर 9.1 इंटू 10⁻12। अब देखो इससे कम तो द्रव्यमान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो इतना है, तो इससे कम तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऑप्शन ऑब्जेक्टिव हो, लिखा हुआ हो 10 की घात -32, तो यार इससे कम तो हो ही नहीं सकता, कोई कम से कम -31 तो होगा ही होगा। और ये बट्टे में नीचे आ जाएगा, तो बट्टे में जब नीचे आएगा तो आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की घात -31। क्लियर? और इसको ये काटा और ये ऊपर गया, तो n बराबर कितना हुआ 10 की घात -12, और ऊपर जब ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा +31। ठीक है? तो 10 की घात 12 और 31 का हिसाब लगाओ भाई, कितना हुआ 18 और 1 19, तो 10 की घात कितना हुआ 19। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10 की घात 19। अगर मान के चलो यहाँ आपका उत्तर आ जाता भाई गलती से, देखो गलती फिजिक्स में, देखो क्या होता है फिजिक्स में बच्चों, कॉमन सेंस होता है। क्या होता है? कॉमन सेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कॉमन सेंस जरूरी है। अगर आपका उत्तर 10 की घात -19 आ जाता गलती से, आपने गलती कर भी ली मान लो, तो फिजिक्स जो है अपने आप कॉमन सेंस आपका दिमाग का बता देगा कि बेटा आपने गलती करी है। आप यहाँ दिमाग लगाओ कि किसी की संख्या 1 से कम हो सकती है क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से कम तो नहीं हो सकती। तो 10 की घात -19 ये कोई संख्या थोड़ी है। इसका मतलब क्या 1/10 की घात 19 पॉसिबल ही नहीं है। 1 मतलब 1 का कितवां भाग 10 की घात 19वां भाग, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपने को आ गया 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई। ठीक है, अब आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करो। वृद्धि हो जाती है, तो अब आपको देखो उसके द्रव्यमान में इतने की वृद्धि हो जाती है तब। तो इसके अगर द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो निश्चित रूप से कैसा है, ऋणावेशित है। इसने ऋण लिया है ना, उससे ऋण लिया है भाई। इसने क्या लिया है? ऋण लिया है। तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो दूसरा ये प्रकृति कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? तो ये हो गया 10 की घात 19। तो आवेश पता कर लें, आवेश का मान कितना है? तो आपको पता है Q बराबर कितना है Ne। क्लियर? अब माइनस मान लो, माइनस 10 की घात 19 और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दो 1.6 इंटू 10⁻19।
भाई देखो ये तो संख्या है और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको काटा काटी करेंगे तो ये काटा 19 से 19 गया, तो बचा कितना, माइनस का 1.6 कूलोम। नेगेटिव प्रकृति के साथ 1.6, बात आ रही कि नहीं समझ में, तो माइनस का 1.6 भी आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 1.6 कूलोम, तो इसमें ऋणात्मक चिन्ह भी आ गया। 1.6 कूलोम आपने एक वस्तु से दूसरी वस्तु में शिफ्ट किए, तो आपका उत्तर आ गया। एक तो अगर उत्तर देखें तो एक तो आ गया ये, एक आ गया नेगेटिव और एक आ गया 10⁻19। मेरे हिसाब से ये दूसरा उदाहरण आपके समझ में आ गया। आसान है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि किताब के उदाहरण हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से, एक कप जल 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन एवं ऋण आवेश होंगे। तो देखो अब जल है तो जल में क्या होता है बेटा, H2O होता है, ये आपको पता है। जल में क्या होता है, H2O होता है। और अब आपको निकालना क्या है, अणुओं की संख्या। तो पहले आप इसकी संख्या निकालोगे, संख्या आने के बाद आप क्या करोगे, इसको इलेक्ट्रॉन, जल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक जल के अणु में। तो पहले तो ये पता करना जल के कितने अणु हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, देखो केमिस्ट्री टच करता हुआ क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो देखो अभी इसका निकालते हैं, देखो क्या है। तो एक कप जल, ठीक है, और मान के चलो ये कभी कभी नहीं दिया हुआ रहेगा। अरे कहाँ हिल रहा है भाई, रुक जा। हाँ अब इधर देखो, एक कप जल, मान के चलो एनसीईआरटी, देखो कभी कभी क्या होता है, ये मान के चलो नहीं भी दिया तो आपको एक कप जल लगभग मानना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है तो 250 ग्राम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी मात्रा में धन और ऋण आवेश होंगे, तो देखो एक कप जल, ये जो है, देखो क्या होता है किसी भी सवाल में बेटा दो तरह के डेटा होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेटा, एक होता है इनडायरेक्ट डेटा। मैं बताता हूँ आपको, देखो एक होता है डायरेक्ट डेटा, जैसे ये मात्रा दी हुई है डायरेक्ट है, जल है मतलब ये क्या इनडायरेक्ट डेटा है, मतलब इसके अंदर से अपने को डेटा निकालना पड़ेगा, इनडायरेक्ट डेटा। क्लियर, तो दो तरह के डेटा होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट डेटा। तो अब अपन देखो भाई, एक कप है, ठीक है, मान लो ऐसा है, इस कप के अंदर 250 ग्राम जो है जल भरा हुआ है। जल है मतलब H2O है। अब H2O का करें चीर फाड़, क्लियर, तो इसका वजन कितना होगा बताओ, H2O का वजन कितना होगा, H2O का, तो आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु भार ऑक्सीजन का होता है 16, तो ऑक्सीजन का होता है 16, इसका एक का होता है 1 × 2 प्लस किया कितना हुआ 18। ऑक्सीजन का होता है 16, इसका एक का एक होता है 2 है, तो 1 × 2 कितना हुआ 18। तो ये तो क्या हो गया, परमाणु भार हो गया, अणु भार कुछ भी बोल दो उसको, जल का अणु अणु हो गया ना, अणु भार बोल दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल दो। फिजिक्स में इतना डीप जानने की जरूरत नहीं थी केमिस्ट्री की तरह। तो ये अपना क्या हो गया, अणु भार हो गया। अब अणु भार हो गया, एक अणु है, परमाणु तो है नहीं, तो अणु भार हो गया, कितना हो गया बेटा 18। क्लियर, अब एक आ जाओ, मैं एक आपको सुपर फॉर्मूला जो मैंने 11वीं कक्षा में आपको याद करवाया, सुपर फॉर्मूला। देखो सुपर फॉर्मूले जो है, ये जो याद रखो सुपर फॉर्मूला, जब ये आपको पता है कि अब मोल वोल की बात आएगी, तो मोल की बात आएगी तो मैं आपको बता दूं क्या है, सुनना। मोलों की संख्या, सूत्र देखना, मोलों की क्या है बेटा संख्या, n बराबर क्या होता है, गैस का कुल भार बट्टा गैस का अणु भार। क्या होता है, कुल भार, गैस का कुल भार, पूरा नहीं लिख रहा मैं, गैस का आप गैस में होगा, और क्या होता है अणु भार। अब आप देखो कि कोई गैस है, उसमें हर एक पार्टिकल का द्रव्यमान यदि एक है, एक पार्टिकल का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो गैस का कुल भार, तो मैंने कहा गैस में अगर n कण है और एक कण का द्रव्यमान m है तो n × m, और अणु भार में क्या होगा, कण कितने होंगे, n है आपको पता है, और एक कण का द्रव्यमान उसमें भी कितना होगा, छोटा m। छोटा m क्या है, एक कण का भार, देखो m है कुल भार, m है अणु भार, और छोटा m जो है वो मैं इधर लिख देता हूँ अलग से, छोटा m क्या है, गैस के एक कण का भार। मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा आपको, दिक्कत वाली बात नहीं, एक
गैस के, अरे यार, अब इसको हटाना पड़ेगा, इधर टिका दिया मैंने सवाल को, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कुछ कह रहा था, हाँ, गैस के एक कण का भार, और सभी कण एक जैसे ही हैं, तो एक कण का भार कितना होगा, छोटा m। तो ये हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बेटा, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, कभी भी काम आ सकता है। 11वीं कक्षा में अपन ने पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, 11वीं कक्षा में फिजिक्स में पढ़ा है अपन ने ये। तो n बराबर मोलों की संख्या बराबर कुल भार बट्टा अणु भार, और कुल भार में n इंटू एम, अणुओं की संख्या इंटू एक कण का भार, एवोगाद्रो संख्या इंटू एक कण का भार, तभी ये एम ए होता है। तो m से m कटा, ये सूत्र याद रखना, m से m कटा, तो ये सूत्र क्या हो सकता है, n बट्टा एन ए। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तसल्ली से देखिए। तो अब मैं क्या करूँ, 250 ग्राम में मैं क्या करता हूँ, सुनो, मेरे सब कुछ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मोल वोल की तो बात हुई नहीं है, मैं इस सूत्र को इस्तेमाल करता हूँ, m बटा एम ए, एन बटा एन ए। तो मैंने कहा कितना है भाई, 250 ग्राम, कितना है 250 ग्राम। एक कण का भार कितना हो जाएगा, एक H2O का 18 ग्राम, कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, ठीक है, बराबर n इंटू एवोगाद्रो संख्या कितनी होगी, 6.023 इंटू 10 की घात 23, n बट्टा 6.023 इंटू 10 की घात कितना है, 23। याद रखो ना, 6.6 लगभग याद रखना, 6.023 इंटू 10 की घात 23, ऐसे याद रख लो, 2323, देखो कॉमन है, याद रहेगा। अब n कितना हो जाएगा बताओ, तो n हो जाएगा 250 बट्टा 18 इंटू 6.023 इंटू 10 की घात 23। ये क्या आया, ये आया कप के अंदर H2O के अणुओं की संख्या, ये क्या है, n क्या है, कप में H2O अणुओं की संख्या, मतलब 250 ग्राम में इतने H2O होंगे, कितने होंगे, जो भी ये गणना कर लेंगे अपन, ठीक है। 250 ग्राम जल में इतने H2O के कण होंगे। अब एक H2O, देखो संख्या आ गई n, अब एक H2O के अंदर, मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चों, एक H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक H2O के अंदर, ध्यान से देखिए, एक H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो इसके पास कितने हैं, सुनना, इसके पास कितने हैं, 8, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8, और H2O, एक H के पास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ, जल्दी बताओ, 2 ये और 8 ये, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हुए कि नहीं हुए। H2O के अंदर, मेरी बात सुनना वापस, H2O का अणु भार है 18, और H2O के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, बस अपना काम समाप्त हो गया। फॉर्मूला चूंकि हम जानते हैं Q बराबर NE, अभी प्लस माइनस की बात ही करते हैं, सिर्फ दोनों बराबर ही होंगे तो NE ले लेते, प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। NE ले लिया, Q बराबर N कितना है, N दिया हुआ है, भले छोटा n ले लो भले बड़ा n ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ले लिया। देखो ये n मोलों की संख्या है, नाम किसी का भी हो सकता है, D से डिस्टेंस भी हो सकता है, D से डेंसिटी भी हो सकता है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक संख्या ही है n। तो हो गया 250 बट्टा 18 इंटू 6.023 इंटू 10 की घात 23। क्लियर, लेकिन देखो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, जो लिखा वैसे ही लिख देता हूँ n, और देखो एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10e है, कितनी है, 10e है। देखो अपना सूत्र तो है Q बराबर n, तो मैंने कहा अगर एक अणु में, सुनना, कुल आवेश की बात करी, तो मैंने कहा एक अणु में अगर 10e है और कुल अणु, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सूत्र बना लो, जल के कुल अणु इंटू एक अणु में इलेक्ट्रॉन, सही है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, टोटल आवेश कितना है, देखो जल के कुल अणु और एक अणु में इलेक्ट्रॉन, या एक अणु में, इसको ऐसे कर सकता हूँ आवेश, एक अणु में आवेश, ये भी सही है। देखो एक अणु में इलेक्ट्रॉन भी कह सकता हूँ और एक अणु में आवेश भी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक अणु में आवेश कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मैंने अभी बता दिया एक अणु में आवेश कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो मैंने इसको 10 ई लिखा। पॉजिटिव नेगेटिव मैं कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, उदासीन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धनात्मक, याद कर लेते हैं, ऋणात्मक उतने के उतने होंगे। तो 10 ई की जगह मैं क्या लिखूँ, 10, और ई की जगह मैं कितना लिखूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये डी डी यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो ये अपना उत्तर आ गया बेटा ये। अब करेंगे इसको हल, ठीक है, क्लियर। देखो ये गणना है, इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लंबी सी गणना है, इसको सॉल्व करना है, लगभग लगभग सॉल्व कर लोगे तो भी काम अपना बैठ जाएगा। लगभग लगभग इसका उत्तर इतना आएगा। अब आएगा कैसे वो भी बता देता हूँ आपको। चलो जल्दी जल्दी काटा काटी करते हैं। देखो 6 है और ये 18 है, तो लगभग लगभग काटा, लगभग कर रहा हूँ, 3 इतना कर सकते हो, लगभग 3 हो गया। अब आप ये देखो, इसका एक पॉइंट हटा के इसको काट सकते हो, 16 हो गया ये। 16 और 25 क्या हो गया बताओ, 16, ये 16 हो गया, 16 और ये 25 मान लो, तो 16 और 25 कितना हो गया, 1000। कितना हो गया, 16 इंटू 25, 25 इंटू 16 कर लो भाई, 40, 400 हो गया, 1000 नहीं हुआ। तो इसको देखो, मैं इसकी गणना अलग कर देता हूँ। ये हुआ 400, पीछे वाला एक जीरो और पड़ा वो भी आ गया, ठीक है, इंटू 10 की घात 23 भी आ गया, और 10 की घात 19 भी आ गया, माइनस का 19, बट्टे में आ गया 3। अब काटा काटी करो तो 19 और ये कितना कट गया, ये कट गया, टोटल कितना आ गया, 10 की घात 4, 4 और ये 3 जीरो उधर और चले गए तो कितने हो गए, 7। तो आंसर कितना आया, Q बराबर 4/3 इंटू 10 की घात 60। इसको हल करोगे यही तो आएगा, लगभग आएगा कि नहीं आएगा, देख लो। गणना आपको करनी है, मैंने अपने हिसाब से कर ली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी से इसको देख लो, एक नज़र इसका दीदार कर लो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से देखिए इसको, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कठिन है मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री को टच करता हुआ कॉन्सेप्ट है, और फिजिक्स वालों के केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है। क्या होता है कि बायोलॉजी वालों के केमिस्ट्री बायोलॉजी बढ़िया चलती है, फिजिक्स में दिक्कत होती है, और गणित वालों के गणित और फिजिक्स बढ़िया चलती है, थोड़ी सी केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। सबके नहीं होती है, लेकिन परसेंटेज चांसेस रहते हैं। क्लियर, यहाँ तक मेरे हिसाब से हो गया। जल्दी से देखिए, अगला सवाल, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अपना उत्तर आ गया भाई, ये अपना उत्तर है, ध्यान रखना ये उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्या है सवाल, फिर आया हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन आया तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इधर सुनिएगा, ठीक है। आपको हाइड्रोजन अणु, देखो केमिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए वैसे, फिर आपको हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, इनके बारे में पूरी तरह से सब पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, सब पता होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर, इतने आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो अल्फा कण बन जाता है, हीलियम का नाभिक। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसमें कितने कण होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल कितने होते हैं। नाइट्रोजन के पता होने चाहिए, कार्बन के पता होने चाहिए। अब अपन अपने सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। सवाल देखो, सवाल है हाइड्रोजन परमाणु। पता चल गया भाई हाइड्रोजन क्या है। चलो देखो, हाइड्रोजन परमाणु मतलब हाइड्रोजन में क्या है, जनरली 1H1, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करें तो।
इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी इतनी है। अभी आप 11वीं कक्षा में केमिस्ट्री में पढ़े हो, क्या पढ़े हो बताओ, कि जो न्यूनतम दूरी होती है बोर ने जो बताया था, है ना, उसके अकॉर्डिंग 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। आप देखो हर एक चीज़ का लॉजिक होता है, ऐसे नहीं है। 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 0.529 और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। क्लियर। अब आप इसको लिखोगे तो एक पॉइंट अगर और पीछे कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻11, और इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो 5.3 इंटू 10⁻11 होगा। ये देखो दी हुई है, स्टैंडर्ड होती है सारी दूरियाँ, ये आपने पढ़ी होगी त्रिज्या, ये तो इन दोनों के बीच की जो त्रिज्या है वो इतनी दी हुई है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। उनके मध्य क्या है, विद्युत का आकर्षण बल है। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव तो आकर्षण बल होगा ही। परिकलन कीजिए, और परिकलन कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो चलो करते हैं। ए बराबर KQ1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, ठीक है। ये जरूर बताना जहाँ K बराबर 1/4πε0 है और जिसका मान 9 × 10⁹ होता है, मात्रक वात्रक लगा देना। F बराबर 9 × 10⁹ इंटू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में आवेश समान होता है, आपको पता है, तभी एक परमाणु उदासीन होता है। तो 10⁻19 और दूसरा भी कितना, 1.6 × 10⁻19। चिन्ह मैं नहीं लगा रहा प्लस माइनस का, क्योंकि मुझे पता है आकर्षण है। R कितना है, 5.3 × 10⁻11 का स्क्वायर। बस ये अपना आंसर आ गया। वैसे मान दिए हुए हैं पर ये अपना आवेश आ गया। क्लियर। अब इसकी तुलना करनी है, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसकी तुलना करनी है गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। तो Fe कर दिया। अब अपन क्या निकालते हैं, Fg, पार्ले जी वाला जी कितना होता है, प्लस माइनस देखना नहीं है, सीधा लिखना है ये, ठीक है। दोनों के बीच में दोनों का द्रव्यमान भी है। तो अब सूत्र क्या लगेगा, तो अब Fg आ जाएगा 6.67 × 10⁻11। 6.67 दिया हुआ है, अपने को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना है ना, वहाँ पे एकदम रुक के लंबी सांस ले लिया करो, ताकि पूरी शक्ति आपकी केंद्रित हो जाए और आप क्वेश्चन को हिला डालो। तो प्यारे बच्चों इधर देखिए भाई, क्या है, द्रव्यमान दिया हुआ है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने पहले बोला, दिया हुआ है तब तक नहीं लगाना है, नहीं दिया हुआ तो थोड़ा बहुत लगा देंगे। इंटू 1.67 × 10⁻27 बट्टा दूरी कितनी है, 5.3 × 10⁻11 का स्क्वायर। ये दोनों हैं। तो पहले तो ये आपको उत्तर निकालना है, इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस समीकरण को इस समीकरण से देना है भाग। इस समीकरण को आपको पता है पहले से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गुरुत्वाकर्षण फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। आपको पता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आपको पता है ये ज़्यादा होगा, तो आप क्या करो, दोनों को कर दो बट्टा। जैसे करोगे बट्टा, तो बट्टे में ये कट जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, बट्टा करोगे तो ये कट जाएगा, बाकी आप इधर उधर काटा काटी करके आंसर ले आना। तो ये जो है ये आंसर आ भी जाएगा। क्लियर। ये दोनों का अनुपात जो है आप करोगे, आप दोनों का जब अनुपात सॉल्व करोगे बेटा, वो आपको करना है। जो अनुपात आएगा वो आएगा लगभग 2.27 × 10⁻39। हल करोगे तो आ जाएगा, गणना आपको करनी है 2.27 × 10⁻39। ठीक है। गणना आपको मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ आप पे गणना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो 10 मिनट एक क्वेश्चन ले लेगा गणना में। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आप घर पे बैठ के आराम से गणना करिए, आंसर भी बता दिया। अगला सवाल बेटा ये है, क्या सवाल है, सवाल ये है कि समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ये बल है भाई, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। जबकि उनके मध्य की दूरी एंगस्ट्रॉम, देखो ए के ऊपर एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब, एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है, ये ध्यान रखना, और जिसका मतलब होता है 10-10, कितना होता है 10-10, 10 की घात, ये याद रहना चाहिए। मतलब आपको ये जीरो है ना, तो आपको ध्यान रखना, जीरो वाला मामला है, तो एक जीरो तो 10 की घात 10 होती है, ये ध्यान रखना। एक एंगस्ट्रॉम, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ जरूरत पड़ेगी दिमाग लगाने की वहाँ मैं बताऊँगा। तो समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, उनके बीच की दूरी इतनी है, तो बल हो गया, बीच की दूरी हो गई, तो आवेश भी आ जाएगा, ठीक है भाई। प्रत्येक आयन में उदासीन अवस्था की तुलना में इलेक्ट्रॉन कितने कम हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम बताने हैं। पूरा सवाल देखो, उदासीन अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, सवाल देखो।
तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसके बाद इसके बाद तो सीधा अपन निकालेंगे आवेश, और आवेश से अपन निकाल देंगे कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो पहले अपने को निकालना आवेश और फिर अपने को निकालना कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो कर लेंगे भाई, क्या है सूत्र, ए बराबर KQ1Q2 बट्टा R²। ठीक है, सवाल बाद में करने से क्या होता है, पूरी थ्योरी अच्छे से आ जाए तो सवाल करने में मज़ा आता है, बीच बीच में करते हैं थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो मैंने इसको कहा 9 × 10⁹ मान लो भाई, मैंने कहा मान लिया। दोनों समान है तो मैंने इसको Q × Q मान लिया, कोई तकलीफ है नहीं। दोनों के बीच की दूरी इसने दे रखी है, इसको मैं लेके आता हूँ नीचे, फिर हल करते हैं। ठीक है, इतनी मेहनत क्यों करे बेकार। बल कितना है भाई, 3.7, 3.7 दिख रहा होगा, दिख रहा होगा भाई आपको यहाँ पे, 3.7 × 10⁻⁻⁹ आगे मात्रा का छोड़ो। और दूरी कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम। तो 5 एंगस्ट्रॉम को मैंने आपको बताया, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, 5 × 10⁻10 मीटर। तो 5 × 10⁻10 मीटर, मीटर तो भले मत लिखो, का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे हल। तो हल करेंगे तो देखो क्या करेंगे, 3.7 × 10⁻⁻9 इंटू, देखो ये जो है कितना होगा, 25 × 10⁻20 होगा, 25 × 10⁻20। तो इसको उधर ले आएंगे गुणा में, 25 × 10⁻20 ये इधर आ गया। अब देखो बट्टे में आ जाएगा ऊपर वाला ये 9 × 10⁻9। मैंने कहा ठीक है भाई, और ये हो गया अपना Q²। कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, Q × Q² हो गया। अब भाई इसको काटा काटी करो। तो काटा काटी करने से पहले देखो 9 9 ये हो गया 18, इधर ही कर दूँ, चलो इधर करते हैं। तो Q² का जो मान है बेटा वो आया अपना 9 चौक 36। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 9 चौक 36, तो मैं इसको काटूंगा, लगभग कट रहा है, 9 चौक 36, तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 0.4 आ गया। अब मामला सब सलट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 0.4 × 10⁻9, नीचे ऊपर आएगी तो 10 की घात कितनी होगी, -18, और ये होगी 25, और ये हो गया 10 की घात -20। लगभग ले सकते हो यार, थोड़ा बहुत तो ऐसे मानना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट कटे नहीं कटे, लगभग मेरा तो मेथड यही है, मैं लगभग काट के आंसर ले आता हूँ। -38, और ये हो गया 25, 4 100, 100 हुआ, 100 में 1 पॉइंट छोड़ के लगाया ये, और ये हो गया 10 की घात कितना, -38। यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बताओ भाई। ठीक है, अब इसका करेंगे √10 × 10 की घात -38 करेंगे √, करेंगे तो कितना आएगा, 3 का आएगा लगभग 3.2 इंटू इसका आएगा -19। और आपको पता है Q बराबर NE की बात करिए मैंने, तो Q बराबर NE बराबर 3.2 × 10 की घात -19। तो N जो है कितना हो जाएगा, 3.2 × 10 की घात -19 बट्टा 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये काटा करा तो आंसर कितना आया, 2। आंसर कितना आया भाई, 2। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, कितने इलेक्ट्रॉन कम है भाई, 2। ठीक है भाई, क्लियर, यहाँ तक समाप्त मुझे हिसाब से समझ में आ गया आपको पांचवा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तो चलो भाई जल्दी देखो भाई, और जब ये उदाहरण समझ में आ गए ना, पीछे के क्वेश्चन सब समझ में आ जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। निर्वात में दो बिंदु, अगला सवाल देखो, निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है,
1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की मोटी कांच की पट्टी इन दोनों आवेशों के मध्य रख दी जाए तो अब बल क्या होगा। तो देखो मोटाई से तो कोई मतलब नहीं है, बस मोटाई का अपने कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं मोटाई का। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सवाल क्या कह रहा है, घुमा रहा है तो घुमाने दो, अपने को नहीं घूमना है। अपने को वहाँ सोचना है कि निर्वात है, चलो ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आएगा। 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है, ठीक है भाई। 1 mm मोटाई, तो मोटाई की कभी बात ही नहीं करी अपन ने इस पूरे चैप्टर में कि मोटाई ये होगी। हाँ, परावैद्युतांक ये अपने के आ गया। कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाती है तब बल का मान, तो नया बल निकालना है, चलो करो। तो बेटा अपन ने कहा सूत्र लिखा, पहले तो हम जानते हैं 1/4πε। अब ये वाला सूत्र लिखते हैं। निर्वात में 2 बिंदुवत आवेश, कहीं कहा नहीं है कि बिंदुवत आवेश बराबर है, तो मैंने बराबर नहीं रखे भाई। और दोनों के बीच की दूरी भी मेरे को नहीं पता, तो मैंने ये मान लिया, ठीक है ये सूत्र है। तो पहले मैंने कहा भाई कितना है, तो आपने कहा भाई 18 है सर। मैंने कहा ठीक है भाई मान लो 18 है, मान लिया। अब नया ये तो एक आ गया, चलो। अब दूसरा जो बल है एफ डैश, उसका क्या सूत्र होता है 1/4πε0। और मैंने कहा था एप्सिलॉन नॉट के साथ रहता है हमेशा, ओके। तभी ओके होगा जब ओ और के साथ आएंगे, मैंने बताया था परावैद्युतांक के लिए। देखो इसको ट्रिक से याद रखना, ओके जब ओ ये एप्सिलॉन नॉट का ओ और के साथ में तभी ये ओके है, नहीं तो ओके नहीं है। अगर मान के चलो किसी सवाल में ऐसे कहीं पे आ जाए तो निश्चित रूप से आप उसको गलत साबित कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ ओके है, ठीक है ओके। Q1 Q2 बट्टा आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्यारे बच्चों इधर देखिए, मैंने कहा भाई कितना है बल, भाई पता नहीं, 1/4πε0। के की जगह लिखा मैंने 6, और वापस पूरी की पूरी कहानी वही छाप दी। ये हो गया मेरा समीकरण बेटा 1, ये हो गया समीकरण बेटा मेरा 1। अब क्या देंगे, एक समीकरण बट्टा भाग 2, भाग दिया, भाग में लिखा भाग वाला भाग दिया भाई, तो क्या हुआ 18 बट्टा एफ डैश। अब देखते जाना ध्यान से, यहाँ पे गलती नहीं करना। यहाँ पे बच्चों देखो इतनी खुशी होती है ना, सवाल जब आता है तो खुशी होती है, और खुशी खुशी में गम, कभी खुशी कभी गम, गम बदल जाता है, खुशी कभी गम वाला गम बदल जाता है। क्योंकि अपन जब खुश होते हैं ना तो आसान सवाल को गलत कर देते हैं। इतना खुश भी नहीं होना चाहिए भाई, खुश होना चाहिए लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। धैर्य, मैं क्या बोल रहा हूँ, धैर्य जरूरी है भाई ज़िंदगी में, ध्यान रखना। बिना धैर्य के सब धरा का धरा रह जाएगा भाई। काटा, देखो ये भी काटा। तो अब देखो यहाँ पे 6 बच गया, ध्यान रखना, सब काटा नहीं, 6 बचा। तो मैंने क्या लिखा 1/1 1/6। अब ठीक है, अब क्या होता है आपको पता है, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, तो 1/1 × 6/1 बिल्कुल यार इतने आराम से। तो यार कौन बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। देखो 18 अब आ गया, 6 आ गया नीचे बट्टे में, 6 आ गया, और ये एफ डैश ऊपर चला जाएगा उधर। तो आंसर कितना आया 6 12 36 18, 3 न्यूटन। अब देखो 3 न्यूटन आ गया। मान के चलो गलती से आपका आंसर ऐसे आ जाता, आपका आंसर आ जाता मान के चलो कुछ 18 × 6 ऐसा कुछ, तो आपको पता है कि जब भी परावैद्युतांक रखते हैं तो बल क्या होता है, पहले से कम हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कॉमन सेंस है कि जब भी परावैद्युतांक रखेंगे तो बल क्या होगा, कम होगा। तो हाँ बल कम हो रहा है 3 न्यूटन, मतलब अपना आंसर सही है, अपना आंसर सही है। ये ध्यान रखना भाई प्यारे बच्चों। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक हो चुका, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान से देखिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से देखो भाई ये सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। ये सवाल बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, चेक कर लेना। आप वैल्यू वैल्यू थोड़ी अलग होगी, लेकिन ये सवाल बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो ये सवाल।